प्रेम बिना कीमत लिए जाता नहीं है, चाहे आदमी से करो, चाहे गाड़ी से करो और चाहे नंबर से करो, ये तीनों डील करती हैं। नमस्कार मित्रों, जन जागरूकता और सड़क सुरक्षा को समर्पित यूट्यूब चैनल सेफ व्हील्स में आपका स्वागत है। एक बार पुनः मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष अपने मास्टर एक्ट MB एक्ट 1988 की विवरण, व्यवस्थाओं और उनसे संबंधित विषयों को लेकर। अभी तक हमने ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में बहुत विस्तार से वार्ता की, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के कर्तव्य, कंडक्टरों के कर्तव्य, ड्राइवरों के कर्तव्य इत्यादि पे पूरी बात हुई। आज हम अपनी बात करेंगे गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर। गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन एक बड़ा ही महत्वपूर्ण काम है इस पूरे एक्ट में, क्योंकि यह एक्ट एप्लीकेबल ही होता है मैक्सिमम पंजीकृत वाहनों पर। यह अधिनियम साफ साफ कहता है कि गैर पंजीकृत वाहन चलेगा ही नहीं। सीधी सी बात है कि इस एक्ट की सारी एप्लीकेबिलिटी वो पंजीकृत वाहनों के ऊपर ही है, चाहे वो बीमा हो, चाहे वो फिटनेस हो, प्रदूषण हो, एक्सीडेंट हो, उल्लंघन हो, सारी कार्रवाई इसी बात पे लागू होती है कि वो वाहन पंजीकृत है या नहीं है। तो ये अध्याय 4, जो कि धारा 39 से लेकर धारा 62 तक विस्तृत है, यह केवल पंजीकरण की विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर के तैयार किया गया है। वाहनों के पंजीकरण की आवश्यकता क्या है? गाड़ी है, विजिबल है, दिख रही है, चल रही है, जरूरत क्या है नंबर की? इंजन नंबर है, चेसिस नंबर है, फिर क्या जरूरत है? लेकिन चूंकि अधिनियम ने इसको अनिवार्य किया है, इसलिए जरूरत है। देश में कोई व्यवस्था क्यों है, इसको हमें सिर्फ इसलिए स्वीकार कर लेनी चाहिए क्योंकि वैसा कानून कहता है। क्योंकि आप जानते हैं हमारे देश में कानून का शासन है, संविधान का शासन है। संविधान के तहत ये अधिनियम बनाया गया है, इसलिए हमारे लिए ये स्वीकार्य है। ये उतना ही पूज्य है जितना पूज्य हमारे लिए संविधान है। पंजीकरण की आवश्यकता सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो आपकी गाड़ियों का कोई लेखा जोखा रखना है। आप जानते हैं कि गाड़ियों के पंजीकरण से जुड़ी हुई है गाड़ियों की उत्पादकता, देश की GDP, देश का सड़कों का विकास, देश में पुलों का निर्माण, देश में मोटर ट्रांसपोर्ट से मिलने वाले टैक्स का आकलन, टैक्स का हिसाब किताब, इससे होने वाली दुर्घटना से उत्पन्न होने वाली क्षतियाँ, बीमा के क्लेम, विभिन्न न्यायालयों का गठन, ये सारी चीज़ें मोटर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पूरी सब इसी रजिस्ट्रेशन पे चल रही है। क्योंकि कोई भी फैक्ट्री इलीगल गाड़ी बना के नहीं चला सकती है। तो सीधी सी बात है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डिपेंड करती है गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन। धारा 39 कहती है कि किसी भी सार्वजनिक स्थान में अथवा किसी अन्य स्थान में किसी मोटरयान को कोई व्यक्ति तभी चलाएगा या चलवाएगा या चलाने की अनुमति देगा। तीनों चीज़ें हैं, चलाएगा, चलवाएगा, चलाने की अनुमति देगा, जब वह गाड़ी इस अध्याय के तहत रजिस्टर्ड हो, उसके पास रजिस्ट्री का प्रमाण पत्र हो और गाड़ी पे रजिस्ट्रेशन का प्रतीक लगा हो। रजिस्ट्रेशन का प्रतीक क्या होता है? नंबर प्लेट। बहुत साधारण सी बात। नंबर प्लेट क्या होती है? वो गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की प्रतीक होती है। उसके मानकों के बारे में आगे भी बताऊंगा। तो कोई भी गाड़ी न चलेगी, न चलवाई जाएगी, न चलाने की अनुमति दी जाएगी जब तक कि वह पंजीकृत न हो। यानी कि इसमें 3 लोग दोषी बन रहे हैं: गाड़ी चलाने वाला, गाड़ी चलवाने वाला और गाड़ी चलाने की अनुमति देने वाला। ये तीनों लोग दोषी इसमें बनेंगे। और इसका दंड भी बहुत व्यापक दिया गया है। मैं जब दंड के अध्याय में हम लोग पहुंचेंगे तो हम आपको उस पर विस्तार से बात करेंगे। धारा 40 कहती है कि रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा। इसका उत्तर देता है उत्तर प्रदेश सरकार की मोटरयान नियमावली 1998, क्योंकि इस अधिनियम ने हर राज्य को स्वतंत्रता दी है कुछ काम को करने की। जैसे कि धारा 27 में मैंने बताया था कि राज्य को नियम बनाने की छूट है। तो इसके तहत ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार द्वारा अधिकृत ARTO या RTO इस गाड़ी का पंजीकरण करेंगे। इसके लिए हर जिले में ARTO कार्यालय खोला जाएगा। सभी जिलों में जहां आप जाते हैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, वहीं गाड़ी रजिस्ट्री होती है, उसी को ARTO कार्यालय कहते हैं। तो ARTO कार्यालय में इसका पंजीकरण हो।
ये कहें रजिस्ट्रेशन होगा कैसे, इसके लिए नियमावली कहती है कि आप गाड़ी को लेकर आरटीओ के यहाँ जाएंगे, इस प्रिस्क्राइब्ड प्रारूप बना हुआ है, उस प्रिस्क्राइब्ड प्रारूप में सारी सूचनाएं भरेंगे, उसके लिए जो निर्धारित फीस है वो जमा करेंगे। जमा करने के बाद आपको नंबर अलाट होगा। नंबर अलाटमेंट में राज्य सरकारों को छूट मिली है, तो अपने यहाँ नंबर अलाटमेंट में थोड़ी सी वीआईपी नंबर, प्रेफरेबल नंबर, पसंदीदा नंबर, इन चीज़ों के लिए अलग अलग उनके लिए लॉटरी पड़ती है और 10,000 से लेकर के बोली लगती लाख लाख रुपए तक जाती है। तो ये नंबर ऐसे आपको मिल जाते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन इस तरह से होगा। फिर बीच में कुछ लोगों ने क्या किया, रजिस्ट्रेशन कराने में ढिलाई बरतने लगे, तो सरकार ने ऑर्डर कर दिया कि बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी गाड़ी शोरूम से निकलेगी ही नहीं। इसलिए आपको याद होगा कि अब गाड़ी के रजिस्ट्रेशन का पैसा वहीं जमा हो जाता है शोरूम में ही। शोरूम से ही आपको टेम्परेरी नंबर मिल जाता है और उसी दिन आपको नंबर अलाट भी हो जाता है। फिर जब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का कॉन्सेप्ट आया, तो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट आने में भी आध हफ्ते का समय लग जाता है। तो इसलिए गाड़ी का नंबर आपको एक हफ्ते बाद भले प्लेट मिलती हो, लेकिन नंबर उसी दिन आपको मिल जाता है। और सरकार ने ऑनलाइन सुविधा कर दी है, आप 5,000 रुपया दे करके कोई भी नंबर कभी भी बुक करा सकते हैं। इन सब के बारे में आप खूब विस्तार से जानते भी होंगे। मैं जानता हूं कि अपनी शौक पूरा करने के लिए हम भारतवासी गूगल की ऐसी की तैसी कर देते, उसे सब कुछ डालते हैं और वो सब आपको बता भी देता। नहीं बताता तो ये हमारे जो एजेंट हैं, जो डीलर हैं, ये सब बता देते हैं। तो रजिस्ट्रेशन बहुत आसान चीज़ है, लेकिन ये कंपलसरी चीज़ है। ऑनलाइन हो जाने से चीज़ें बहुत आसान हो गई। मुझे अच्छे से याद है, किसी ज़माने में रजिस्ट्रेशन के लिए लाइन लगती थी, लोगों को तमाम अवैध तरीके अपनाने पड़ते थे। लेकिन अब तो ऑनलाइन सुविधा है, आप रात में 12 बजे नंबर बुक करा लीजिए अपना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एजेंट आपको 5 मिनट बाद आपका जो शोरूम वाला है 5 मिनट में आपको रजिस्ट्रेशन करा के आपका नंबर दे देता है। मैंने कहा ना, नंबर प्लेट जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी थी वो आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा, लेकिन रजिस्ट्रेशन तुरंत हो जा रहा। इसी प्रकार से इन्होंने बहुत सारी उसमें अभिलेखों के बारे में बताया कि गाड़ी का सेल लेटर होना चाहिए, गाड़ी का इंश्योरेंस होना चाहिए, मोटर मालिक जो रजिस्ट्रेशन करा रहा है उसका अपना निवास का प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसका अपना पहचान पत्र होना चाहिए। ये सब चीज़ें अनिवार्य होती हैं कि गाड़ी को पंजीकृत कराने के लिए। इन अभिलेखों को बहुत ज़रूरी होता है कि आप उसको सभी चीज़ें उपलब्ध करा दें। ऑनलाइन आधार कार्ड का नंबर है, अब तो ये सुविधा दे दी गई है, जिस ज़िले का आपका आधार होगा वहीं पंजीकरण हो जाएगा, ताकि किसी खास ज़िले में बहुत ज़्यादा लोड ना पड़ने पाए। क्योंकि नंबर प्लेट पे नंबर भागते जाएंगे तो जो सुविधा थी गाड़ी का नंबर पहचानने का, वो धीरे धीरे कठिन होती चली जाती है। तो इस प्रकार से धारा 42 कहती है कि जो हमारे विदेशी राजनयिक हमारे यहाँ रहते हैं, आपको नंबर प्लेट के समय मैंने बताया था कि नीले रंग की नंबर प्लेट होती है जिसपे कि एम्बेसडर्स या फॉरेन डेलीगेट्स के उस पर नंबर दर्ज होते हैं। तो उन गाड़ियों का राजनयिक अधिकारियों आदि के मोटर वाहनों के अधीक्षण के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इनको विशेष नंबर सीरीज दी जाती है, इनके विशेष नंबर प्लेट होती हैं, विशेष कलर की नंबर प्लेट होती है। तो आप जब भी अगर आप ऐसे व्यवसाय से जुड़े हैं और ख़ासतौर पर अगर आप पुलिस अधिकारी हैं तो आपको जानना चाहिए। अभी आपने एक बड़ा अच्छा वाकया सुना होगा, गाजियाबाद में एक फर्जी दूतावास चल रहा था और वहाँ पे बड़ी लग्जरी गाड़ियों को उसने राजनयिक कैटेगरी के नंबर प्लेट लगा के चला रही थी। ये हमारे लिए दुर्भाग्यजनक है कि हमारे जो पुलिस अधिकारी मौके पे हैं, परिवहन विभाग के या पुलिस विभाग के, उनको ये तक नहीं पहचान पाए कि ये गाड़ी फर्जी चल रही है। बस क्योंकि नंबर प्लेट की बारीकियों का आपको ज्ञान नहीं है। आप वेबसाइट पे नंबर देखना जानते नहीं हैं कि आप वेबसाइट पे नंबर चेक कर लें कि गाड़ी सही है कि नहीं सही। आपने जैसे नॉर्मल गाड़ी का देखा कि उस पर कोई ऊट पटांग नंबर लगा हुआ, आपने छोड़ दिया कि मिलिट्री की गाड़ी और फॉरेन डेलीगेट्स की गाड़ी को आप चेक ही नहीं करते हैं। आप गाड़ी मत चेक करिए, आप गाड़ी रोकिए मत, आप गाड़ी में किसी बैठे व्यक्ति का कोई चालान मत करिए, लेकिन नंबर तो चेक कर सकते हैं सही है कि गलत। अब 3 साल बाद पता चला कि वो फर्जी गाड़ियाँ चला रहा था। तो ये अज्ञानता दूर करना ही मेरा इरादा है इस वीडियो के माध्यम से कि आप रजिस्ट्रेशन के विभिन्न प्रावधानों को जानें, नंबर प्लेटों को जानें और गाड़ियां जो सड़कों पे चल रही हैं उन पे एक नज़र में ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सही है कि गलत, और नहीं है तो उसको तुरंत
वाहन वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिए उसे। सरकार ने इतनी सुविधाएं आपको दी है। धारा 43 कहती है टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के बारे में। टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन की बात उठी थी जब फैक्ट्री से लेके गाड़ी कारखाने से चल करके शोरूम तक आ रही थी। तो उसमें कई बार तो ऐसा हुआ कि गाड़ियों को बड़े बड़े कंटेनर्स में भर के लाया गया, लेकिन कुछ गाड़ियाँ ऐसी जिनको चला के ले जाना पड़ा, जैसे बसें हैं, ट्रकें हैं, डंपर्स हैं, इनके चेसिस चल के जाते हैं। तो जब चल के जा रहे हैं तो MB एक्ट लागू हो गया। अब MB एक्ट लागू हो गया तो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, नहीं तो चल कैसे सकती है, फिर तो उसके ऊपर जुर्माने लग जाएंगे। तो धारा 43 में इन्होंने कहा अस्थायी रजिस्ट्रेशन, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन, जिसको कि हम ट्रांसपोर्ट परमिट कहते हैं, आप ट्रांसपोर्ट रजिस्ट्रेशन कहते हैं। केवल ट्रांसपोर्ट परमिट है कि आप कारखाना से उठा के शोरूम तक पहुंचा दीजिए, इतने के लिए टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। उसकी जो भी फीस है, जो भी उसका शुल्क है, वो सरकार आपसे लेती रहती है। दूसरी चीज़ ये कहते हैं टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन में कि यदि किसी राज्य की कोई गाड़ी, जैसे मैंने एक दिन आपको बताया था कि कोई भी दूसरे राज्य की गाड़ी तीसरे राज्य में केवल 1 साल चल सकती है, 1 साल के बाद उसको परमानेंट रूप से ट्रांसफ़र कराना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि नहीं, अगर आप चाहते हैं कि अस्थायी तौर पे 5 साल 7 साल के लिए कराना, तो आप टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। और खैर, इससे सरकार ने बचने के लिए, आपको याद होगा, BH सीरीज़ की नंबर प्लेट जारी कर दी है। अब BH सीरीज़ के रजिस्ट्रेशन जब जारी हो जाएंगे तो BH सीरीज़ के रजिस्ट्रेशन पूरे भारतवर्ष में मान्य है। आपको गाड़ी कहीं ट्रांसफ़र नहीं करानी पड़ेगी, आप जहाँ जहाँ जाएंगे वो वैलिड होगी। तो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन से बचने का सबसे अच्छा उपाय है भारत सीरीज़ के नंबर प्लेट में रजिस्ट्रेशन कराइए और नंबर प्लेट उसकी प्राप्त करिए। धारा 44 कहता है कि रजिस्ट्रेशन के समय गाड़ी प्रस्तुत की जाएगी। पुराने ज़माने में सबसे बड़ा खेल यही होता था। आप में से बहुतों को याद होगा कि जो चेसिस नंबर होता है, जो इंजन नंबर होता है, इनग्रेव्ड होता है, यानी कि ड्रिल करके खुदा रहता है। तो उस पर सादा कागज रख के पेंसिल से रगड़ते थे तो उसकी छाप आ जाती थी, इंप्रेशन आ जाते थे, और उस इंप्रेशन को हम वास्तविक मानते थे। क्योंकि फोटो शॉप भी हो जाती है तो फोटो को नहीं मानते थे, वो पेंसिल वाले को ही मानते थे। लेकिन अब चूंकि रजिस्ट्रेशन गाड़ी का शोरूम से ही हो रहा है तो अब ARTO ऑफिस गाड़ी ले जाने की बाध्यता खत्म हो गई है। नहीं तो पहले मेला लगा रहता था गाड़ियां रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, खासतौर पे जो मतलब पर्व और त्यौहार के दिन आते थे कि रमजान के महीने में गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, नवरात्र में गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, दीपावली पे, अक्षय तृतीया पे मेला लगा रहता था RTO ऑफिस में। तो अब ये काम बंद हो गया। अब ये गाड़ियां धारा 44 के अनुसार वहीं शोरूम में ही देख ली जाती हैं, उनका नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर का इंप्रेशन उतार के उनको रजिस्ट्रेशन के लिए अपलोड कर दिया जाता है और नंबर मिल जाता है। रजिस्ट्रीकरण से या रजिस्ट्री प्रमाण पत्र के नवीनीकरण से इनकार, ये ARTO को एक पावर दी गई है कि अगर वो चाहे और उसको विश्वास हो जाए कि यह गाड़ी वास्तविक नहीं है। वास्तविक का मतलब या तो वो चोरी की गाड़ी है जिसके खिलाफ कोई FIR नहीं लिखा गया, मैं प्रमाणित नहीं कर सकता हूँ कि चोरी की, लेकिन RTO को ये विश्वास है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, ये चोरी की गाड़ी है, या फिर उस गाड़ी में कोई ऐसी आंतरिक खराबी है जो परिवहन, पर्यावरण और सड़क सुरक्षा के लिए घातक है, तो वो चाहे तो उसके रजिस्ट्रेशन से और उसके रिन्यूअल से इनकार कर सकता है। ये धारा 45 में उसको ये पावर दी गई है कि वो चाहे तो मना कर सकता है कि मैं इसको रजिस्टर या रिन्यूअल नहीं करूँगा क्योंकि इसमें ये कमी है। धारा 46 कहती है कि रजिस्ट्रीकरण की जो प्रभावशीलता है, इफेक्टिविटी है, यानी कि मान्यताएं पूरे भारतवर्ष में हो। कोई राज्य ये नहीं कह सकता है कि मैं उत्तर प्रदेश में या पंजाब में या महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में पंजीकृत गाड़ियां अपने यहाँ नहीं चलने दूंगा। आपने देखा होगा दिल्ली में नागालैंड की बहुत गाड़ियां चलती हैं, बड़े बड़े कंटेनर नागालैंड में रजिस्ट्रेशन होते हैं, उनके यहाँ कुछ छूट उठ होगी, फायदे के चक्कर में ट्रांसपोर्टर लोग वहाँ कराते होंगे। तो पूरे भारतवर्ष में नंबर जो प्लेट है, जो रजिस्ट्रेशन है, उसकी मान्यता है, उसको कोई राज्य मना नहीं कर सकता है। ये धारा 46 में स्पष्ट रूप से कहा गया है। इसी धारा के तहत मैंने आपको बताया था जो वाहन पोर्टल हमारा है वो एक तरह से रजिस्ट्रेशन रजिस्टर है, उसमें वाहन पोर्टल में सारी गाड़ियों का डिटेल दिया हुआ है। धारा 47 कहता है दूसरे राज्यों को ले जाए जाने पर नए रजिस्ट्रीकरण चिन्ह का दिया जाना, जो से अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि अन्य राज्य का वाहन यदि आप किसी अन्य राज्य को ले जाते हैं तो 1 साल बाद वहाँ पर उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा, वहाँ पर उसको नया नंबर अलॉट होगा, नई नंबर प्लेट मिलेगी।
ये वहाँ पर 1 साल के बाद आपको अगर वाहन रखना है तो आपको कराना होगा। नहीं तो आप BH सीरीज़ की, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि आप भारत सीरीज़ के नंबर प्लेट लेके पूरे भारत में चलाइए, तो आप ये धारा 47 की कार्रवाई से बच जाएंगे। आपको एक नया रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। धारा 47 में धारा 5 कहती है कि यदि वाहन स्वामी 1 साल के भीतर रजिस्ट्रेशन के लिए, दूसरे राज्य में बता रहा हूँ, आवेदन करने में असफल हो जाता है तो उसके विरुद्ध 177 MB एक्ट के तहत दंड के प्रावधान किए गए हैं। यानी कि आप दूसरे राज्य की गाड़ी नहीं चला सकते 1 साल से ज़्यादा। यदि उसे चला रहे हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन यहाँ आपको कराना पड़ेगा। धारा 48 कहती है कि कोई भी गाड़ी जो पंजीकृत है उसका रजिस्ट्रीकरण चिन्ह देने या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के स्वामित्व के अंतरण की प्रविष्टियों को प्रविष्ट करने में कोई आक्षेप नहीं है। यानी कि जो भी सूचनाएं उसमें हैं उसमें कोई सूचना हाइड नहीं की जाएगी, उसे क्षिप्त नहीं किया जाएगा। वह पूरी तरह से हर सूचना स्पष्ट लिखी जाएगी। गाड़ी का मेक, गाड़ी का मॉडल, कलर, मालिक, सह मालिक, बैंक से लोन है या फाइनेंस है तो उसका विवरण, गाड़ी कहाँ चलेगी, किस पते पे पंजीकृत होगी, गाड़ी का इंजन नंबर क्या है, चेसिस नंबर क्या है, गाड़ी का मोड, फ्यूल क्या है, डीजल है, पेट्रोल है, CNG है, हाइब्रिड है, इलेक्ट्रिक है, जिस भी मोड की गाड़ी होगी वो सारी चीज़ें प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से लिखी जाएंगी, उनको कोई छिपाया नहीं जाएगा। धारा 49 कहता है कि यदि कोई गाड़ी आपने पंजीकृत कराई है और जो उसका RC है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसमें जो पता लिखा है, अगर आपका पता बदलता है तो धारा 49 के तहत आपको वो पता बदलवाना पड़ेगा। आपको RTO ऑफिस में जा करके अपना पता बदलवाना पड़ेगा। आप गलत पते पे गाड़ी नहीं चला सकते, क्योंकि एक तो विधिक समस्या ये है कि गाड़ी द्वारा उल्लंघन करने पे, दुर्घटना होने पे, दावा क्लेम होने पे, मोटर क्लेम का कोई अवार्ड होने पे आखिर तामील कहाँ किया जाएगा। दूसरी चीज़, चूंकि कानूनन रूप से आप बाध्य हैं अपना पता बताने को, इसलिए आपको जैसे ही आप गाड़ी जिस पते पर पंजीकृत है उसको बदलते हैं, तुरंत आप इसकी सूचना ARTO को देंगे। धारा 50 कहता है कि यदि आप स्वामित्व का ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यानी कि गाड़ी आप बेच रहे हैं, तो उसमें इसकी प्रक्रिया का विवरण दिया गया। ये कह रहे हैं कि यान अंतरण में 14 दिन के भीतर नापत्ति प्रमाण पत्र आएगा। यदि अन्य राज्य की गाड़ी आप ट्रांसफर करा रहे हैं, तो जैसे आप महाराष्ट्र है, दिल्ली है, वहाँ की गाड़ी यूपी में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो जहाँ पहले पंजीकृत थी महाराष्ट्र में या दिल्ली में, वहाँ के रजिस्ट्रेशन अफसर, चाहे RTO हो चाहे ARTO हो, वो NOC देगा। NOC किस बात का देगा कि इस गाड़ी के ऊपर कोई बकाया नहीं है, कोई चालान नहीं है, कोई दुर्घटना का दावा इसके ऊपर लंबित नहीं है। और फिर वो NOC ला के आप जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में जमा करेंगे, तब फिर उस गाड़ी की फिटनेस चेक होगी, तभी पंजीकृत होगी। अब उत्तर प्रदेश में यदि हम दोनों एक दूसरे से बदलना चाहते हैं तो उसके लिए 30 दिन के भीतर हम दोनों को एक दूसरे के साथ बैठ के एफिडेविट देना पड़ेगा। और अगर 30 दिन के भीतर कोई आपत्ति ट्रांसफ़र पे नहीं आती है तो वो गाड़ी का स्वामित्व का ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से धारा 51 कहती है कि स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग मोटर व्हीकल सब्जेक्टेड टू हायर परचेज एग्रीमेंट। हायर परचेज एग्रीमेंट मतलब जो किराए पे गाड़ियाँ कॉन्ट्रैक्ट पे, अनुबंध पे चलती हैं। पंजीकृत मालिक कोई और रहता है, ऑपरेशनल मालिक कोई और रहता है। जैसे आपने देखा होगा बसें अनुबंधित होती हैं, तो अनुबंधन में क्या है, गाड़ी का जो मूल मोटर मालिक है वो कोई और व्यक्ति है और अनुबंध कोई सरकारी एजेंसी या प्राइवेट एजेंसी है, वो अनुबंधित है, तो वो अनुबंधित श्रेणी में चला जाता है। तो इसके प्रावधान धारा 51 में बहुत डिटेल से दिए गए हैं कि आप उसमें क्या प्रक्रिया अपनाएंगे। ये व्यावसायिक वाहनों में ज़्यादा लागू होती है, या फिर जो आजकल लोग अटैचमेंट करा रहे हैं गाड़ियाँ, हालांकि वो टैक्सी परमिट पर अटैच होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग इस तरह से कर ले रहे हैं, उसमें इन शर्तों का पालन किया जाना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें बहुत सारी बारीकियां हैं जिनके बारे में, नवीनीकरण के बारे में है, निवास पता के बारे में है, अथॉराइज सिग्नेचरी के बारे में है कि कौन व्यक्ति इसके लिए जवाबदेह होगा, इन सब विवरणों को इसमें दिया गया है। धारा 52 कहता है कि जो फैक्ट्री मेड है, फैक्ट्री से चला हुआ जो वाहन है वही पंजीकृत हुआ है। अब इस मोटर यान में यदि कोई आपको परिवर्तन करना हो, इसमें लिख रहे हैं कि अंतर्विष्ट विशिष्टियों या उन विशिष्टियों से भिन्न हो जो फैक्ट्री द्वारा मूल रूप से बनाई गई थी। अब इसमें जैसे मैंने पहले आपसे कहा था ना कि वो लोग
मडगार्ड लगा रहे हैं, लोग आगे जाके कैटल गार्ड लगा लेते हैं जिसको बम्पर कहते हैं, या कोई व्यक्ति गाड़ी को मॉडिफाई बॉडी करना चाहता है, स्पोर्टी लुक देना चाहता है, उसके कलर को शेड करना चाहता है, उस पर कोई स्टिकर लगाना चाहता है, उस पर कोई पेंटिंग बनवाना चाहता है, इन सब चीज़ों को हम अल्टरेशन कहते हैं। फैक्ट्री से निकली हुई गाड़ी के स्वरूप में परिवर्तन हम कहते हैं, और ये डील करती है धारा 52। धारा 52 कहता है यहाँ तक कि यदि उसको आपको डीजल से पेट्रोल कराना है, हाइब्रिड कराना है, सीएनजी कराना है, इलेक्ट्रिक कराना है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये धारा 52 गवर्न करती है। धारा 52 में मोटर यानों में परिवर्तन की सारी चीज़ों को कवर किया गया है, और ये कहते हैं कि कोई भी मोटर यान में कोई परिवर्तन रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी के अनुमोदन के बिना नहीं होगा, यानी कि ARTO से अप्रूवल कराना ही पड़ेगा। यदि आपने उसके अंदर की सीट भी बदली है तो, ऐसे मान लीजिए आपकी फैक्ट्री मेड सीट थी, आप उसको निकलवा के बहुत कोजी सोफ़ा टाइप की सीट लगवाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट उसको RTO से परमिशन लेनी पड़ेगी। आपकी गाड़ी वाइट कलर की थी और आपको ये पसंद नहीं आ रही है तो आप उसको ब्लैक कराना चाहते हैं तो आप ब्लैक करा लीजिए, बट ARTO से परमिशन लेके ब्लैक कराएंगे। ऐसा नहीं कि आप मनमाने तौर पे उस पर लाल पीला फोंट बना दिए, गाड़ी को जेब्रा की तरह पेंट कर डाले, या गाड़ी पे दुनिया भर की आपने डिज़ाइन बना डाली, जैसे आजकल हंक टाइप की लोग मॉडल बना बना के घूम रहे हैं, दाहिने बाएं स्टिकर छाप लेते हैं ना, ये सब गलत है, सब पे चालान होगा। ये सब मैं पुलिस अधिकारियों से कहता हूँ कि धारा 52 को गंभीरता से पढ़ो। जैसे ही गाड़ी में कोई छेड़छाड़ तुम्हें मिले मौलिक स्वरूप में, जो RC में लिखा हुआ है उसका कलर में एक बिंदी भी बदल दे, वो तुरंत उसका आप चालान कर दीजिए, क्योंकि वो धारा 52 का उल्लंघन करता है। ये कह रहे हैं कि 14 दिन के भीतर वो ARTO उसकी फिटनेस अगर जारी कर देता है नए परिवर्तन के साथ तभी मान्य है, नहीं तो 177 में इस पर दंड मिलेगा, इसमें दंड की कार्रवाई हो जाएगी। धारा 52 पुलिस अधिकारियों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। जैसे लोग गाड़ियों से क्राइम करते हैं, अपराध करते हैं, रातों रात उसका कलर बदल देते हैं, उस पर स्टिकर चिपका देते हैं, उसकी जो पहचान के चिन्ह हैं परंपरागत रूप से उनको बदल देते हैं, तो ये सब आप नहीं कर सकते। अगर आपने ये सब कर दिया तो गाड़ी के धारा 52 के अल्टरेशन के शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा और ये दंड के भागी भी बन सकते हैं। इसमें धारा 53 उन परिस्थितियों का बयान करती है जबकि रजिस्ट्रेशन निलंबित किया जा सकता है। पिछले दिनों हमने अपने एक वीडियो में आपसे बताया था कि लखनऊ में करीब 600 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया गया। इन्होंने लिखा है कि यदि कोई गाड़ी सार्वजनिक स्थान पर जनता के लिए खतरा पैदा करती हो तो उसका रजिस्ट्रेशन निलंबित हो सकता है। ये कह रहे हैं कि बिना परमिट के यदि गाड़ी चलाई जा रही हो उसका रजिस्ट्रेशन निलंबित किया जा सकता है। कोई नाबालिग बच्चा गाड़ी चला रहा हो तो उसका रजिस्ट्रेशन निलंबित किया जा सकता है। गाड़ी का उपयोग यदि अपराध में किया गया है और ये प्रमाणित हो गया पुलिस की जांच से तो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन निलंबित किया जा सकता है। ये कह रहे हैं कि इतना सब कंडीशंस में हम गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर देंगे और उसके बाद फिर विधिक प्रक्रिया को अपनाते हुए, अपना स्पष्टीकरण देते हुए, अपने को बेगुनाह बताते हुए उसको बहाल किया जा सकता है। धारा 54 कहती है कि 53 में किसी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुआ है और उस पर लगाए गए आरोप प्रमाणित हो गए हैं तो उसको निरस्त भी किया जा सकता है। वो जो रजिस्ट्रेशन है वो सस्पेंड था, अब टर्मिनेट हो जाएगा, अब वो गाड़ी अपंजीकृत घोषित कर दी जाएगी, वो रोड पे नहीं चलने की स्थिति में रहेगी। और धारा 53, 54, 55 ये तीनों डील करती हैं रजिस्ट्रेशन के सस्पेंशन से, रजिस्ट्रेशन के टर्मिनेशन से और रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन से। रद्दीकरण और निलंबन, इन दोनों चीज़ों को इसको धारा 53, 54, 55 डील करता है। ये टेक्निकल चीज़ है, इस टेक्निकलिटी को बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ रोज़मर्रा काम नहीं, लेकिन पुलिस अफसरों के लिए काम की चीज़ है। पुलिस अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए कि वो किन परिस्थितियों में किसी गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन को टर्मिनेट करा सकते हैं। ये पुलिस अफसरों को पता होना चाहिए, तभी उनका नियंत्रण सड़क पर बनेगा। धारा 56 फिटनेस की बात करता है, जिसके बारे में बार बार आपसे कहता हूँ कि गाड़ी फिट होनी चाहिए। गाड़ी फिट रहेगी तब सुरक्षित चलेगी, पोल्यूशन कम देगी, दुर्घटना कम करेगी,
माइलेज अच्छा होगा, ईंधन की खपत कम होगी, कार्बन का उत्सर्जन कम करेगा और आपको आराम मिलेगा। गाड़ी चलाने में आपको पैसा बचत होगा, सुविधाजनक रहेगा। धारा 56 जो है गाड़ियों के फिटनेस की बात करता है, जिसमें बहुत सारे उसके छोटे छोटे क्लॉज दिए गए हैं। इसमें से मैक्सिमम चीज़ें कमर्शियल वाहनों पर लागू होती हैं, खासतौर पे जो सवारी ढोने वाले, माल ढोने वाले, हजार्डस केमिकल्स ढोने वाले, इन सब गाड़ियों पर बहुत विस्तार से धारा 56 लागू होता है। धारा 57 कहती है कि पंजीकरण के संबंध में जो नियम, जो प्रावधान धारा 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 56 इनमें जो विधिक प्रावधान दिए गए हैं, विधिक प्रावधान का ARTO की पावर्स जिसमें दी गई हैं, यदि ARTO साहब कोई निर्णय ले लेते हैं तो आप उसके विरुद्ध अपील कर सकते हैं, उसके विरुद्ध आप अपील कर सकते हैं। जैसे ARTO के ऊपर RTO होता है, उनके ऊपर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर होते हैं, उनके ऊपर कोर्ट होती है। आप कहीं भी अपील कर सकते हैं। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं ARTO के निर्णय से तो आप अपील में जा सकते हैं। धारा 58 कहती है परिवहन यानों के बारे में विशेष उपबंध। अब ये स्पेशली आ गया ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के बारे में बहुत छोटी छोटी बारीकियों पर, ताकि वो सड़क दुर्घटना और पर्यावरण सुरक्षा दोनों को सुनिश्चित किया जा सके। धारा 59 कहती है कि किसी भी गाड़ी की आयु सीमा तय करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। स्क्रैप पॉलिसी जो से मैंने आपसे बताया था कि सरकार ने कह दिया कि 15 साल में गाड़ी कंडम होगी तो होगी 15 साल में। यद्यपि जन सम्मान करते हुए जन भावनाओं का भी देखिए, दिल्ली सरकार में जो NCR की आयोग था पोल्यूशन का, उसने उसको फिर स्थगित कर दिया। लेकिन ये पावर केंद्र सरकार के पास है कि वो गाड़ी की आयु को तय कर सकता है कि कोई भी गाड़ी, जैसे इस समय है ना 15 साल से ऊपर नहीं चलेगी, 15 साल के बाद 5 साल के रिन्यूअल कराने के लिए फिटनेस चेक होगा कि हाँ गाड़ी अच्छी है कि नहीं, धुआं तो नहीं दे रही, जहर तो नहीं उगल रही, कबाड़ा तो नहीं हो गई है, पब्लिक सेफ्टी के लिए थ्रेट तो नहीं है, इन्वायरमेंट के लिए डेंजरस तो नहीं है। तो गाड़ी की आयु तय करने की जो पावर थे वो धारा 59 के माध्यम से केंद्र सरकार को प्राप्त हुआ है। धारा 60 में सेंट्रल गवर्नमेंट की गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की बात की गई है और इसमें भी जैसे मैंने आपसे कहा था, ये विशेष तौर पे रक्षा से जुड़े हुए वाहनों की बात है सेंट्रल गवर्नमेंट की गाड़ियों में। बाकी गाड़ियां तो नॉर्मल चलती हैं, लेकिन केंद्र सरकार की ऐसी गाड़ियां जो केंद्र सरकार के अनन्य रूप से सरकार के नियंत्रण में है और उनका उपयोग देश की रक्षा से संबंधित सरकारी प्रयोजन के लिए किया जाता है और वे किसी वाणिज्य से संबद्ध नहीं है। मैंने कहा ना कि रक्षा एक अलग ही हमारा विशिष्ट सेक्टर है, वहाँ के लिए हर चीज़ के लिए कानून हमको अलग बनाना पड़ता है, क्योंकि सेनाओं का जो कार्य है वो सामान्य कार्य नहीं है, वो आकस्मिकता का कार्य है। तो वहाँ पे हम वो सारे नियम नहीं लागू कर सकते जो एक आम आदमी पे लागू करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि हम रक्षा विभाग के वाहनों को, रक्षा विभाग के अधिकारियों को, सेना से जुड़े हुए जवानों को हम अतिरिक्त प्राथमिकता देते हैं, उनको हम ज़्यादा सम्मान और सुविधाएं देते हैं, उनको टोल से हम बरी करते हैं, उनको हम सामान्य रूटीन की चेकिंग से हम बरी करते हैं। तो इस तरह से उनकी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। धारा 61 कह रही है कि ट्रेलर के कौन कौन से कानून लागू होंगे। ट्रेलर आप जानते हैं ट्रांसपोर्टेशन के एक नया कॉन्सेप्ट है, जिसमें 30-30, 40-40 फीट लंबे और 22-22, 25-25 फीट ऊंचे कंटेनर लेके चले जाते हैं, जिनके अंदर माल भरा रहता है। तो इन गाड़ियों के लिए विशेष प्रावधान अनुच्छेद धारा 61 में किए गए हैं, MB एक्ट की धारा 61 में किए गए हैं। धारा 62 कहती है, जो बड़ी महत्वपूर्ण है, इसको ज़रा गौर से सभी पुलिस वाले भी जान लें, जो पुलिस के अधिकारी लगे हैं और जो जनता है। धारा 62 कहती है कि चुराए गए और बरामद किए गए मोटरों के संबंध में जानकारी पुलिस द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकरण को दिया जाएगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्रवाई है, जो कार्रवाई मुझे नहीं लगता है कि हम 100% सुनिश्चित कर पाए हैं। ये कह रहे हैं कि जो भी गाड़ी बरामद होगी और जो भी गाड़ी चोरी होगी, इसकी सारी सूचना एक निर्धारित प्रारूप में, उसका फॉर्मेट एकदम तय है। गाड़ी का इंजन नंबर, चेसिस नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, मेक, मॉडल, कलर, मालिक, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ब्रांड और फ्यूल, ये सब चीज़ें उसमें मेंशन करते हुए ये सारी सूचनाएं
स्थानीय पुलिस का जो थानाध्यक्ष है वो ये सूचना भेजेगा एसटीए को, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को, और वो पूरा भारत में सर्कुलेट करके उसको चेक कराएंगे कि ऐसा कोई चोरी किया हुआ वाहन किसी अन्य राज्य में तो नहीं चल रहा, अन्य राज्य का कोई वाहन इस राज्य में तो नहीं चल रहा, जो वाहन बरामद हुए उनके मालिक को सूचना दी गई कि नहीं दी गई, यदि उनके संबंध में पूरे भारत में कहीं मुकदमा लिखा गया है तो उनको सूचना दे दी जाए कि आपकी गाड़ी फला राज्य में बरामद हो गई है। तो ये धारा 62 थानाध्यक्ष के लिए बड़ा महत्वपूर्ण धारा है। प्रत्येक थानाध्यक्ष को सुनिश्चित करना चाहिए कि धारा 62 MB एक्ट के प्रावधानों का 100% पालन किया जाए, अन्यथा वो दंड के भागी होंगे। धारा 62 का कहती है वही जो मैंने आपसे कहा, ओवर साइज वाहनों के लिए उनको पंजीकरण कराया जाए। कभी कभी आप देखते हैं इतनी हैवी मशीनरी चलती है कि आपने जीवन में कभी उतना बड़ी मशीनरी देखी ही नहीं होगी। 200 250 पहियों के कैरियर पे चलती हुई मशीनरी जाती है, बड़े बड़े बॉयलर हैं या उद्योगों से जुड़े हुए बड़े बड़े केमिकल के वो हैं कंटेनर हैं, इनको सबको जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उनको स्पेशल परमिट दी जाती है और इन परमिटों से उनको गवर्न किया जाता है। धारा 62 का वाहन रजिस्टर की बात करता है, जिसको मैंने आपसे कहा था कि एक वाहन पोर्टल है भारत सरकार का जिसमें सभी गाड़ियों के पंजीकरण का विवरण दिया गया है। तो इस तरह से ये धारा 62 तक ये पूरा का पूरा जो रजिस्ट्रेशन है वो गवर्न होता है। इसके बाद धारा 64 कहता है कि केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और धारा 65 कहती है कि राज्य सरकार कानून बना सकती है, और राज्य सरकार इन्हीं कानूनों के तहत ये कानून बनाई है, जिसमें कि अध्याय 3 उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1998 के विभिन्न नियम हैं जो इन्हीं गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन से संबंधित हैं। इस अध्याय में नंबर प्लेट का आकार, नंबर प्लेट पर लिखे गए मानक अक्षर, ये सारे के सारे CMVR से गवर्न होते हैं, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स से, कि नंबर प्लेट का साइज़ क्या होगा, जो उस पर लिखे जाएंगे अक्षर उनका मानक क्या होगा। जैसे आपको पता होना चाहिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, यह किसी देशभक्ति का या किसी राष्ट्र प्रेम का बात नहीं है, ये कानून का बात है, इसलिए उसका सम्मान करना चाहिए। नंबर प्लेट हमेशा अंग्रेजी भाषा के मानक अक्षरों में लिखा जाएगा, UPCAAGDG, ये सारे अंग्रेजी के मानक अक्षरों में लिखे जाएंगे, और जो नंबर लिखा है, अंक लिखे हैं, वो अंग्रेजी के मानक अंकों में लिखे जाएंगे। ये पूरे भारत के लिए कानून है, हमें इसलिए इसका सम्मान करना चाहिए। इसमें कोई राष्ट्र भावना नहीं कि हम हिंदी में लिखेंगे, कन्नड़ में, उड़िया में, तमिल में, उर्दू में, असमिया में, पंजाबी में, नहीं, ये मनमानापन नहीं, ये राष्ट्रभक्ति नहीं है। राष्ट्रभक्ति है कि एक कानून बना है और उस कानून का आप सम्मान करिए, ये राष्ट्रभक्ति है। अगर आपकी संसद ने, आपके माननीय संसद सदस्यों ने किसी कानून को पास किया है तो उसका सम्मान करना भी राष्ट्रभक्ति ही होती है। कृपया यदि आपके नंबर प्लेट पे किसी भी अन्य भाषा में अंक और शब्द लिखे हो तो उनको बदलवा दीजिए, नहीं तो वो अपंजीकृत माने जाएंगे और इस पे संभवतः 5,000 रुपये का फाइन है। नंबर प्लेट अगर मानक अंग्रेजी और मानक हिंदी से मानक अंग्रेजी के अक्षर और मानक अंग्रेजी के अंकों से इतर लिखे हुए हैं तो इस पे आप पे 5,000 रुपये का फाइन भी हो सकता है। रजिस्ट्रेशन के संबंध में जो उत्तर प्रदेश परिवहन नियमावली 1998 है, इसके विभिन्न नियमों को हर पुलिस अधिकारी को ध्यान से पढ़ना चाहिए। यहाँ पर ये उन प्रावधानों की व्याख्या करता है जो कि मूल अधिनियम में दिए गए हैं। मूल अधिनियम में जो प्रावधान दिए गए हैं, कोई राज्य सरकार इनको कैसे लागू करेगी उसका विवरण हमें उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली में बताया गया है। ये उत्तर प्रदेश की नियमावली है, ये केवल उत्तर प्रदेश में लागू है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। अधिनियम तो पूरे भारतवर्ष पे लागू है, ये अधिनियम पूरे भारतवर्ष पे लागू है, लेकिन ये नियमावली केवल उत्तर प्रदेश में लागू है। मैंने आपको अधिनियम और नियमावली का फर्क भी बताया था। धारा 65 के तहत जो राज्य सरकार को कानून बनाने की शक्तियां मिली हुई हैं, उसके तहत ये कानून बनाए गए हैं, ये नियम बनाए गए हैं। नियम 38 कहता है कि परिवहन यानों पर, जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, उसकी बॉडी पर, बॉडी मतलब जो सब पब्लिक को दिखाई दे, उस पर रजिस्ट्रेशन की जो गाड़ी है उसके स्वामी का नाम, पता, उसका भार, उसके यात्रियों की संख्या
और एक्सेल का कि कितने एक्सेल की गाड़ी है, ये सब चीज़ें उसमें लिखी जाएंगी। आप अक्सर देखते होंगे कंटेनरों पर या ट्रकों पर, डंफरों पर ये सब सूचनाएं दर्ज रहती हैं। ये नियमतः बाध्य हैं ताकि उस गाड़ी को आम जनता देख के जान सके, अगर उसने कोई दुर्घटना की है, कोई नियम का उल्लंघन किया है तो उसकी शिकायत हो सके। बाकी अस्थायी रजिस्ट्रीकरण की जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई थी, जो मैंने बताया था कि आपकी आरसी किसी राज्य में कैसे ट्रांसफ़र होगी, सबके नियम इस नियमावली में दिए गए हैं। इसका नियम 42 कहता है कि कोई भी आरसी कटी फटी या ओवर राइटिंग या विरूपित नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा आप उसमें हाथ से कोई चीज़ घटा बढ़ा दीजिए, या फटी हुई है, पढ़ने में नहीं आ रही है, मालिक के नाम की स्याही उड़ गई है, रजिस्ट्रेशन का जो नंबर है वो चूहा काट गया है, या जेब में रखा था आपने वॉशिंग मशीन में डाल दिया धुल गया है, तो उसको तत्काल बदलवा दीजिए, नहीं तो वो मान्य नहीं होगा। उसको तत्काल बदलवा दीजिए। मैंने आपको बताया है कि इसकी डुप्लीकेट जारी करने की पावर ARTO को है, उसके लिए नियम बने हुए हैं, ARTO उसको जारी कर सकता है। इसी प्रकार से जो निर्धारित फीस है, नियम 44 कहता है कि निर्धारित जो फीस है वो खजाने में जमा होगी और उसका चालान ला करके आप देंगे, तब ARTO उसी के आधार पर आपकी कार्रवाई करता है। ये फीस सरकारी है, इसमें मोल भाव नहीं होता है, सरकार द्वारा तय की गई है, सरकार द्वारा तय बैंकों में जमा होता है। ये कहते हैं कि रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र जो निलंबित करने की पावर अधिनियम से मिली थी, उत्तर प्रदेश में उप परिवहन आयुक्त को दी गई है। उप परिवहन आयुक्त को ये पावर दी गई है। उत्तर प्रदेश के भीतर रजिस्टर न किए गए यानों के संबंध में सूचना का भी रजिस्टर नियम 46 में दिया गया है। नियम 48 कहता है कि राज्य मोटरयान संबंधी अपना रजिस्टर बनाएगा, जैसे यूपी 32, यूपी 70, यूपी 78, यूपी 72, यूपी 42, यूपी 46, ये सब रजिस्टर हैं। ये रजिस्टरों की सीरीज़ है, हर ज़िले का एक नंबर अलाट है, जैसे लखनऊ का यूपी 32 है, इलाहाबाद का यूपी 70 है, तो ये नंबर आपको अलाट किए गए हैं। तो इन नंबरों से एक रजिस्टर बनाया जाएगा, उस मास्टर रजिस्टर में सारी विशिष्टियाँ लिखी जाएंगी गाड़ी की। रजिस्ट्रीकरण से छूट कुछ मामलों में दी जाती है, जैसे मैंने पहले आपसे कहा था कि जो कस्टमाइज व्हीकल्स होते हैं दिव्यांग जन के लिए, उनको फीस से छूट मिलती है। इसी तरह से कह रहे हैं कि कृषि में इस्तेमाल किए जाने वाले ट्रैक्टर और अन्य लोकोमोटिव को तमाम फीसों में छूट दी जाती है। ये कह रहे हैं कि केवल बीमारों और घायलों को लेके आने ले जाने के लिए जो एम्बुलेंस बनाई जाती है, उसको भी तमाम तरह की फीस से छूट दी गई है। ऐसे मोटरयान जो राज्य सरकार के अधीन हैं, उनको भी तमाम फीसों से छूट दी गई, उनको रोड टैक्स से कुछ छूट दी जाती है। तो इस प्रकार से नियम 50 में उन वाहनों का विवरण दिया गया है कि इनको फीसों में छूट दी जाती है। 51 का में रजिस्ट्रीकरण चिन्ह का आवंटन, जो मैंने आपसे कहा, इसके लिए एक विहित प्रक्रिया है। ऑनलाइन इसकी बुकिंग होती है, नीलामी होती है। यदि आप कोई मन पसंदीदा नंबर लेना चाहते हैं तो आप 5000 रुपये दे के बुक करा सकते हैं। और उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा सीरीज़ नंबरों की जारी की जाती है, जैसे 7777, 6666, 5555, 7755, 5577, इस तरह के जो कम्बिनेशन नंबरों के होते हैं उनकी सूची जारी होती है और वो नंबर नीलाम होते हैं बाकायदा वो नीलाम होते हैं। तमाम लोगों को है ना, जिनको अंक शास्त्र और अंक ज्योतिष में विश्वास है, शुभ अंक में विश्वास है, जैसे हमारे मुस्लिम समुदाय के लोगों को 786 से बहुत प्रेम है, तो उन नंबरों की नीलामी होती है बाकायदा। तो यहाँ भी आपको प्रेम की कीमत चुकानी पड़ती है। इस चीज़ को जाने रहिए, प्रेम बिना कीमत लिए जाता नहीं है, चाहे आदमी से करो, चाहे गाड़ी से करो और चाहे नंबर से करो। तो ये 51 काम में उसकी बहुत अच्छी व्यवस्था दी गई है। अब इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं कर सकता है, ऑनलाइन चलता है। ऑनलाइन इसकी बुकिंग करिए, फीस जमा करिए, बोली लगाइए, और अगर आपका नंबर आपके भाग्य में है और आपने बढ़िया बोली लगा दी है तो वो नंबर आपको मिल जाएगा। 51 काम इसके बहुत विस्तृत आदेश जारी किए गए हैं और इससे सरकार को बड़ा फ़ायदा भी हो रहा है। रजिस्ट्रेशन में खूब पैसे मिल जाते हैं इससे सरकार को, और आदमी के शौक़ पूरे हो जाते हैं। नियम 52 कहता है रजिस्ट्रीकरण की जो विशिष्टियाँ हैं, उन विशिष्टियों को, मोटरयान की विशिष्टियों को एक प्रति ऐसे व्यक्ति को दे सकता है जो उसके लिए आवेदन करता है और 10 रुपये का स्टाम्प देता है। यदि कोई आपकी आरसी के बारे में जानना चाहे कि यह गाड़ी है, इसकी हमें आरसी की प्रति चाहिए,
तो 10 रुपया जमा करके आप स्टाम्प एप्लीकेशन लिख करके आप वो विशिष्टियाँ किसी की प्राप्त कर सकते हैं। 53, जैसा मैंने कहा कि चोरी गए वाहनों की सूचना थानाध्यक्ष देगा, ये नियम 53 में भी इसके विशेष प्रावधान किए गए हैं। उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1998 के नियम 53 में भी प्रावधान किए गए हैं कि राज्य के पुलिस महानिदेशक, राज्य परिवहन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश प्रत्येक मास में 15वें दिन यह सूचना उपलब्ध कराएंगे। उत्तर प्रदेश में इस चीज़ की नोडल एजेंसी यातायात निदेशालय है। हमारे यहाँ एक डायरेक्टर ट्रैफिक बैठते हैं, उनका काम है मोटर ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुए सारे पत्राचार करना, सारी सूचनाओं का आदान प्रदान करना और प्रदेश में सुगम यातायात है तो ट्रैफिक पुलिस की ट्रेनिंग कराना, उनको भर्ती कराना, उनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग, उनके वेलफेयर कराना, यातायात संचालन के उपकरणों का क्रय विक्रय करना और राज्य परिवहन निधि है उसके वो सदस्य भी होते हैं, वहाँ से भी धन प्राप्त करके ट्रैफिक सुधार के हित कार्य करना, ये सब उत्तर प्रदेश यातायात निदेशालय के काम हैं। उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली का नियम 54 है, ये कहता है कि परिवहन विभाग के सक्षम अधिकारी या पुलिस अधिकारी जो सब इंस्पेक्टर एंड एबव हो, यदि वह मांगता है तो आपको आरसी प्रस्तुत करनी होगी। ये बड़े महत्वपूर्ण है, इसके बारे में मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी पुलिस अधिकारी गाड़ी चेक कर सकता है, कोई भी गाड़ी, उसके बारे में कागज़ मांग सकता है, देख सकता है, लेकिन चालान करना होगा तो क्या चाहिए? सब इंस्पेक्टर चाहिए। उसी प्रकार से नियम 54 कहता है कि यदि किसी की पर्टिकुलर की आरसी लेनी है तो या आप आरसी अपनी दिखाइए, मैं गाड़ी को स्पेसिफिकेशन में देखूंगा, तो ये कहते हैं कि या तो परिवहन विभाग के क्रय अधिकारी से ऊपर का, जो टैक्स अफसर होते हैं उनके यहाँ, उससे ऊपर का अधिकारी हो, या उत्तर प्रदेश पुलिस का सब इंस्पेक्टर से ऊपर का अधिकारी हो, सब इंस्पेक्टर हो या उससे ऊपर के अधिकारी हो। अगर केवल आरसी की बात है तो मैं फिर आपको दिखा दूं कि पीयूसी नहीं, डीएल नहीं, बीमा नहीं, तो कोई भी पुलिस अफसर मांग लेगा। लेकिन अगर आरसी की बात होगी तो नियम 54 स्पेशली कहता है कि यह सब इंस्पेक्टर को पावर है कि वो किसी गाड़ी की आरसी मांग ले, क्योंकि आरसी मांगेगा तो उसके खिलाफ फिर चालान की कार्रवाई करने को अधिकृत हो जाएगा। इस प्रकार से अध्याय 4 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को बहुत विस्तार से कवर करता है और इसी के सापेक्ष बनी हुई उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली का भी अध्याय 4 जो इसकी बहुत सारी बारीकियों को उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में कस्टमाइज करके लगाता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि रजिस्ट्रेशन के संबंध में यह मेरा जो वक्तव्य है आपके लिए है वो ध्यानाकर्षण के लिए पर्याप्त होगा, हमारे सभी पुलिस अधिकारियों का भी ध्यानाकृष्ट करेगा। और एक बार मेरी सलाह है कि वह धारा 39 से लेकर के धारा 65 तक को अवश्य पढ़ें, वो देखें कि उनमें क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। इसी प्रकार से सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स और यूपी स्टेट मोटर व्हीकल रूल्स दोनों को कायदे से पढ़ें ताकि उनकी बारीकियों के आधार पे आप किसी गाड़ी को चेक कर सकें। खासतौर पे जैसी घटना गाजियाबाद में प्रकाश में आई है कि डिप्लोमेटिक नंबर लगा के साल भर से गाड़ियां फर्जी चल रही हैं, ऐसे पता नहीं कितनी गाड़ियां जो कमर्शियल गाड़ियां प्राइवेट नंबर चला के चलाई जा रही हैं। कभी कभी आपने देखा होगा स्कूटर के नंबर पे जीपें चलाई जा रही हैं, टेम्पो चलाए जा रहे हैं, ई रिक्शा के नंबर पे बड़ी बड़ी ट्रकें चलाई जा रही हैं। तो ये चीज़ें आप तभी चेक कर पाएंगे जब आप इन विधि विधानों के बारे में अच्छे से जान रहे होंगे। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। रजिस्ट्रेशन के बारे में जो भी यदि आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप वीडियो देखने के बाद अपने कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मैं यथासंभव उनका विधि सम्मत उत्तर आपको दूंगा। साथ ही साथ मैं अनुशंसित करूंगा, रिकमेंड करूंगा कि आप इस प्रकार की पुस्तकों को लेकर पढ़ें जिसमें इन प्रावधानों के बारे में दिया गया है। तो बने रहिए हमारे साथ। मास्टर एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के विभिन्न प्रावधानों को जानने के लिए और सड़क सुरक्षा और सुगम यातायात को समर्पित हमारे YouTube चैनल सेफ व्हील्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियोस को देखें, लाइक करें, अपनी जिज्ञासाओं को कमेंट करें और उत्तर प्रदेश और भारत की सड़कों को सुरक्षित बनाने में हमारी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।